शिव बाबा तेरा ज्ञान है निराला, मीठी मुरली तेरी है अमृत का प्याला। ओ प्यारे शिव बाबा तेरा ज्ञान है निराला, मीठी मुरली तेरी है अमृत का प्याला। ओ प्यारे शिव बाबा। देह में रहते विदेही बनकर, जीते जी मर जीवा बनकर। देह में रहते विदेही बनकर, जीते जी मर जीवा बनकर। अमृत वेले देता बाबा वरदानों की माला। ओ प्यारे शिव बाबा तेरा ज्ञान है निराला, मीठी मुरली तेरी है अमृत का प्याला। ओ प्यारे शिव बाबा। चेतन रूप का बोध कराया, गीता ज्ञान अनुभव में आया। चेतन रूप का बोध कराया, गीता ज्ञान अनुभव में आया। किस्मत सबकी बदल ही डाली, क्या से क्या कर डाला। ओ प्यारे शिव बाबा तेरा ज्ञान है निराला, मीठी मुरली तेरी है अमृत का प्याला। ओ प्यारे शिव बाबा। सब धर्मों को एक बनाने, सबका जीवन नेक बनाने। सब धर्मों को एक बनाने, सबका जीवन नेक बनाने। जीने की वो कला सिखाकर देता नया उजाला। ओ प्यारे शिव बाबा तेरा ज्ञान है निराला, मीठी मुरली तेरी है अमृत का प्याला। ओ प्यारे शिव बाबा। ये ड्रिल करो, मन की ड्रिल, शरीर की ड्रिल। तो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए करते रहो, क्योंकि आजकल दवाइयों से भी एक्सरसाइज आवश्यक है। वो तो करो और खूब करो टाइम पर। सेवा के टाइम एक्सरसाइज नहीं करते रहना, कि टाइम पर एक्सरसाइज करना अच्छा है, लेकिन साथ साथ मन की एक्सरसाइज बार बार करो। जब आप समान बनना है तो एक है निराकार और दूसरा है
मरने नहीं देगा। तो बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की मन की एक्सरसाइज करो, थकावट नहीं होगी। जैसे ब्रह्मा बाप को साकार रूप में देखा, डबल लाइट, सेवा का भी बोझ नहीं, अव्यक्त फरिश्ता रूप, तो सहजी आप समान बन जाए। आत्मा भी निराकार है और आत्मा निराकार स्थिति में स्थित होगी तो निराकार बाप की याद सहज समान बना दे। अभी अभी एक सेकंड में निराकारी स्थिति में स्थित हो सकते हो, हो सकते हो, हो सकते हो। ओम शांति एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हमने वर्ब के बाद नाउन सीखना शुरू किया है, जहां पे हमने सबसे पहले आर्टिकल्स के बारे में सीखा। उसके बाद हम नाउन्स के बारे में सीखते हैं। इस पे एक नज़र डाल दें। मैंने आपको इन्फ्लेक्शन के बारे में बताया था। जब किसी भी शब्द को मोड़ा जाता है, बदला जाता है, तो उसे इन्फ्लेक्शन कहते हैं। उसमें से अगर क्रियापद को मोड़ा जाता है तो उसे कॉन्जुगेशन कहते हैं, और क्रियापद के अलावा और किसी भी शब्द को मोड़ा जाए तो उसे डिक्लेंशन कहते हैं। हमने तरह तरह के नाम के बारे में पढ़ा था। कॉमन नाउन्स, बॉय, गर्ल, टेबल। प्रॉपर नाउन, इंडिया, दिल्ली, आशा, अशोक। कलेक्टिव नाउन, टीम, कमिटी, आर्मी। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसमें एक्शन और फीलिंग आते हैं, जजमेंट, लव, हेटरेड। और परिस्थिति आती है, वीकनेस, सिकनेस, पॉवर्टी। ये नाउन गिन भी सकते हैं और कुछ नाउन गिने नहीं जाते। काउंटेबल नाउन्स, नॉन काउंटेबल नाउन्स। फिर हमने जेंडर के बारे में भी पढ़ा था। ये
इजी सब्जेक्ट है, आसान सा टॉपिक है, इसमें कोई ज़्यादा तकलीफ वाली बात नहीं है। सिर्फ आपको याद रखना है, सीरियल नंबर 1 में देखेंगे तो इंग्लिश के अंदर मैस्कुलिन होते हैं पुल्लिंग, फेमिनिन होते हैं स्त्रीलिंग जो हिंदी में भी है। इसके अलावा कॉमन जेंडर होता है टीचर, डॉक्टर, स्टूडेंट, और न्यूटर यानी निर्जीव वस्तु के लिए न्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमने सिंगुलर प्लूरल सीखना शुरू किया था, जहां पे अलग अलग प्रकार से सिंगुलर का प्लूरल बनता है, और उससे भी ज्यादा कठिन मेरे ख्याल से उसका स्पेलिंग कैसे बना है। तो स्पेलिंग के बारे में जितने भी रूल मैं दिखा सकता हूँ आपको मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले हम सीरियल नंबर 5 की बात करें, रिवीजन कर ले कि जब नाउन के अंत में वाई होता है और उसके आगे कॉन्सोनेंट होता है तो वाई का आई होता है और एस के बदले ई एस लगता है। मैंने इसके उदाहरण भी आपके सामने रखे हैं सीरियल नंबर 5 में। आर्मीज, बेबीज, बॉडीज, लेडीज, सिटीज, पार्टीज। और यही नियम क्रियापद में भी लगता है। टू फ्राई का प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर भी ऐसे ही होगा, सिंपल एस्पेक्ट में फ्राइज। अगर शब्द के अंत में वाई है लेकिन उसके पहले वॉवेल है तो वाई का वाई रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता, और उसके बाद सिर्फ एस आता है, ई एस नहीं आता। इसके भी उदाहरण मैंने रखे हैं आपके सामने। बॉयज, टॉयज, डेज, ट्रेस, कीस, डोंकीज। और यही नियम क्रियापद में भी लागू होता है। जो 4 ग्रह की युति होती है, प्रेजेंट टेंस, सिंपल एस्पेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो वहां पे बाय का बाइज होता है। आप देख सकते हैं फ्राई में फ्राइज होता है 5 नंबर में, या 6 नंबर में बाय का बाइज होता है। तो नाउन और क्रियापद में ये स्पेलिंग का नियम सेम है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि शब्द के अंत में ओ है और उसके आगे कॉन्सोनेंट है, तो बहुवचन बनाने के लिए एस के बजाय ई एस जोड़ा जाता है। इसके उदाहरण है पोटैटो। पोटैटो में आखिरी अक्षर ओ है, उसके आगे टी नाम का कॉन्सोनेंट है, और इसलिए पोटैटोस का बहुवचन ई एस लगेगा एस के बजाय। पोटैटो तक सेम स्पेलिंग है, लेकिन आपको बहुवचन के लिए एस के बदले ई एस लगाना है। टोमेटोस में भी यही स्पेलिंग आएगा, मैंगोस में भी यही स्पेलिंग आएगा। इको यानी जो हम बोलते हैं, जब हम पर्वत की तरफ बोलते हैं तो यहाँ से प्रतिध्वनि वापस आती है, तो उसको इको कहते हैं। हीरो, वॉल्केनो, ज्वालामुखी, तो ये सब में यही नियम लागू पड़ेगा। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जहाँ नियम के साथ साथ अपवाद होता ही है, एक्सेप्शन होता ही है। तो ये जो एक्सेप्शन है वो भी मैंने आपको दिखा दिया है, कुछ एग्जाम्पल उसके। किलो का किलोज होता है, कमांडो में, पियानो में, फोटो में और लोगो में ई एस नहीं लगेगा, एस लगेगा। तो मतलब रचना एक ही है, आखिरी अक्षर ओ है, इसके पहले कॉन्सोनेंट है, फिर भी कुछ शब्द में ई एस लगता है, कुछ शब्द में एस लगता है, और ये आपको कंठस्थ करना पड़ेगा, इसमें और कोई रास्ता नहीं है। 5 और 6 की तरह 7 और 8 है। 8 में आखिरी अक्षर ओ है, लेकिन उसके आगे वॉवेल है। इससे क्या होता है, 2 वॉवेल साथ में हो जाते हैं। जैसे आप उदाहरण में देख सकेंगे, जू। तो इस तरह से अगर 2 वॉवेल साथ में हो जाते हैं तो ई एस नहीं लगता, सिर्फ एस लगता है। जू का जूस होता है, रेडियो का रेडियोस, वीडियो का वीडियोस, स्टीरियो का स्टीरियोस। अभी तक इसके कोई अपवाद मुझे दिखाई नहीं दिए, जब मिलेंगे तो आपको जरूर बता दूंगा। अब हम सीरियल नंबर 9 की तरफ जाते हैं। इसमें आखिरी कॉन्सोनेंट जो होता है उसके पहले 2 ओ होते हैं। इसका भी आपको नीचे मैंने उदाहरण दिया है। फूट। फूट में क्या है, लास्ट टी है,
जो कॉन्सोनेंट है और उसके आगे 2 ओ है, तो इसका जो प्लूरल होता है, बहुवचन होता है, वो इर्रेगुलर है, इसका कोई नियम नहीं है, ये फुट का फीट होता है। इसी तरह टूथ का टीथ होता है। अगर आप एक पाँव की बात करते हैं तो फुट हो गया, और अगर आप 2 पाँव की बात करते हैं तो फीट हो गया। इसी तरह टूथ का होता है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा ही शब्द बूट है तो उसमें ऐसा नहीं होता, वो रेगुलर प्लूरल होता है, बूट्स होता है, रूट का रूट्स होता है और बूथ का बूथ्स होता है। अगर आपको पता नहीं कि फुट क्या है और लेग क्या है और आर्म क्या है और हैंड क्या है, तो मैं या तो मेरी अगली सेशन में या आज रात को टेलीग्राम पे फोटो के साथ आपको दिखा दूंगा। हम हमारे जो जूते पहनते हैं उसमें जो नीचे का हिस्सा है, मतलब जितना ऊंचा जूता है इतना हमारा जो पूरा पांव होता है उसको फुट कहते हैं, इसीलिए जूते को फुटवेयर कहते हैं। और जो पूरा पांव है जो कमर के नीचे से शुरू होता है आखिर तक, उसे लेग कहते हैं। हाथ का भी ऐसा है, शोल्डर से जो शुरू होता है एंड तक उसको आर्म कहते हैं, ARM आर्म। और कलाई के बाद जो उंगली वाला और हथेली वाला हिस्सा है उसको हैंड कहते हैं, इसलिए हम जब ठंड में पहनते हैं उसको हैंड ग्लोव्स कहते हैं। ये मैं आपको शाम को दिखा दूंगा, मैं नहीं तो अगली सेशन में ले लूंगा मैं। सीरियल नंबर 10, तो आपको सीरियल नंबर 9 के अंदर जो अपवाद है वो याद करने पड़ेंगे, इसमें कोई नियम नहीं है। सीरियल नंबर 10, शब्द के अंत में एस आता है तो ES जोड़ा जाता है। ये थोड़ा सिंपल है, बस का बसिस होता है, और Z आता है तो EZ जोड़ा जाता है। वॉल्ट्स का वॉल्ट्स होता है। वॉल्ट एक डांस का प्रकार है, ये उसका नाम है। ये सीरियल नंबर 11, शब्द के अंत में SH आता है अथवा SS आता है, SS आता है, तो बहुवचन बनाने के लिए S के बजाय ES जोड़ा जाता है। इसका एक कारण यह है कि अगर हम सिर्फ S जोड़ेंगे तो शब्द के अंत में 3 व्यंजन आ जाएंगे। आप देखिए, पुश में अंत में 2 व्यंजन है, S और H, और फिर S आ गया तो 3 व्यंजन आएंगे। और इंग्लिश में शायद ही कोई ऐसा शब्द होगा जहां पे 3 व्यंजन इस तरह साथ में आते हैं। हाँ, कोई शब्द दूसरी भाषा से लिया गया है तो उसमें आ सकता है, जैसे स्कूल। स्कूल एक जर्मन शब्द है, तो उसके अंदर स्कूल की शुरुआत में ही 3 व्यंजन साथ में आ जाते हैं। लेकिन इस नियम को तोड़ने के लिए कि 2 ही व्यंजन आएंगे, S के बदले ES लगेगा। आप नियम याद रखेंगे तो कम से कम SH और SS वाले शब्दों को याद रख सकेंगे। तो पुश का पुशिश होगा, ब्रश का ब्रशिश होगा, इसी तरह डबल S में ग्लास का ग्लासेस होगा, क्लास का क्लासेस, पास का पासेस। और बिल्कुल इसी तरह जहाँ पे 4 ग्रह की युक्ति होती है क्रियापद में, तो वहां पे भी पुश का पुशिश होगा। नाउन और क्रियापद में एक ही नियम रहता है यहाँ पर भी। अब हम जाते हैं सीरियल नंबर 12 में। अगर अंत में CH आता है अथवा TCH आता है, ये एक एग्जाम्पल है जहाँ पे आपको 3 व्यंजन साथ में दिखाई देंगे। बहुत कम शब्द ऐसे होते हैं, लेकिन है। तो CH आता है या TCH आता है, तो बहुवचन बनाने के लिए S के बजाय ES जोड़ा जाता है। जैसे ब्रांच, तो उसका ब्रांचेस, कैच, कैचिस, तो इस तरह से ES जोड़ा जाता है। ये अपने आप में एक कम दिखाई देने वाले शब्द है जहाँ पे 3 व्यंजन साथ में आते हैं। अगर सीरियल नंबर 13, अगर शब्द के अंत में X आता है तो बहुवचन बनाने के लिए S के बजाय ES लगाया जाता है। बॉक्स का बॉक्सेस होता है, टैक्स का
टैक्सिस होता है। लेकिन एक बड़ा विचित्र बहुवचन है ऑक्स का। ऑक्स यानी बलद, उसका बहुवचन होता है ऑक्सन। ये बिल्कुल इर्रेगुलर प्लूरल है और आपको कंटेस्ट करना पड़ेगा। सीरियल नंबर 14, कोई भी प्रवाही नाउन है लिक्विड तो उसका बहुवचन कभी नहीं होता। ये बिल्कुल कॉमन सेंस का सवाल है, हम दूध पानी वगैरह का बहुवचन नहीं कर सकते। सीरियल नंबर 15, इसी तरह एक्सट्रैक्ट नाउन भाववाचक नाम जो चीज हम हथेली पे रख के दिखा भी नहीं सकते तो इनका भी बहुवचन नहीं होता। प्रेम, धिक्कार, बीमारी, कमजोरी, ये सब का बहुवचन नहीं होता। सीरियल नंबर 16, जिन चीज को गिनने में असाधारण कठिनता होती है उसका भी बहुवचन नहीं होता। हेयर, ग्रास, राइस, व्हीट, फिश, ये भी कॉमन सेंस का सामान्य ज्ञान का प्रश्न है। ऐसे शब्दों का बहुवचन नहीं होता है। अब ये थोड़ा विचित्र नियम है सीरियल नंबर 17 में, इसलिए मैंने आपके लिए स्लाइड बनाई है कि जब शब्द के अंत में एफ आता है और अगर उसका बहुवचन करना है तो वो नियम काफी विचित्र है। इसमें एफ का वी किया जाता है। फिर से एक बार सुनिए, किसी भी नाउन के अंत में एफ आता है और उसका बहुवचन करना है तो एफ का वी किया जाता है। और कुछ शब्द ऐसे भी है कि एफ अंत में आने के बजाय सेकंड लास्ट स्थान पे आता है, आखिरी से अगले वाले स्थान पे आता है, फिर भी उसका वी किया जाता है। इसके सारे उदाहरण मैंने आपके सामने रख दिए हैं क्योंकि ये बड़ा अजीब नियम है। देखिए हम एक एक ले लेते हैं साथ में। थीफ यानी चोर, थीव्स हो जाएगा, एफ का वी हो गया और उसके बाद ईएस लगता है। शेल्फ जो हमारे कबाड़ में होती है हॉरिजॉन्टल शेल्फ, उसका शेल्व्स हो जाएगा। लाइफ, लाइव्स, हाफ, हाउस, नाइफ, नाइव्स, हूफ, घोड़े के पांव के नीचे जो नाल होती है उसको हूफ कहते हैं, तो हूफ का हो जाएगा हूज। वुल्फ, वॉल्स, वाइफ, वाइव्स, स्कार्फ, स्कार्व्स, लीफ, पेड़ का पन्ना, लीफ, लीव्स, लोफ, लोफ यानी रोटी, जो थिक रोटी होती है उसको लोफ कहते हैं। ब्रेड का भी जो टुकड़ा ऐसा होता है, या अभी जो स्लाइस ब्रेड मिलती है वो नहीं, लेकिन जो पुराना पाव हम बोलते हैं तो उसको भी लोफ कहा जाता है, लोव्स। लेकिन ये नियम के भी अपवाद है और वो भी आपको याद रखने पड़ेंगे। रूफ, रूफ का रूफ्स होता है, एफ ही रहता है और एस भी नहीं लगता, सिर्फ एस लगता है। प्रूफ, प्रूफ्स, चीफ, चीफ्स, हैंडकरचीफ, हैंडकरचीव्स, सेफ, सेफ्स। हैंडकरचीफ में स्पेलिंग एरर है, पहला एफ के बदले के होना चाहिए। तो ये अपवाद है जिसमें एफ का वी नहीं होता है। ये स्लाइड महत्व की है क्योंकि ऐसे शब्द आएंगे तो जो बिगिनर्स है इंग्लिश सीखने में उनको काफी तकलीफ आ सकती है कि एफ का वी कैसे हो सकता है। हमने अब तक नाउन के बारे में 4 चीजें देखी। पहली चीज जो सीखी वो आर्टिकल्स। फिर हमने विविध प्रकार के नाम के बारे में पढ़ा, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वगैरह। फिर हमने जेंडर, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बारे में पढ़ा और फिर हमने एक वचन बहुवचन के बारे में पढ़ा। अपने आप में नाउन एक काफी बड़ा विषय है। इसका कारण यह है कि वर्ब की तरह नाउन का बहुत ही बड़ा योगदान होता है क्योंकि क्रियापद में जो क्रिया है उसको करने वाला
नाउन ही होता है, कर्ता हमेशा नाउन होता है, कर्ता कभी भी और कुछ शब्द नहीं हो सकता। और क्रिया कोई भी वाक्य में कम से कम दो शब्द होते हैं, एक कर्ता होता है, एक क्रियापद होता है। इसलिए क्रियापद और कर्ता से मैंने सिखाना शुरू किया है। इसी से वाक्य की रचना होती है और वाक्य धीरे धीरे दूसरे शब्दों से समृद्ध बनता है। नाउन से जुड़ा ये आखिरी टॉपिक है केस। आपने कभी शायद ये शब्द सुना नहीं होगा कि ग्रामर में केस नाम का कोई चीज आती है, लेकिन मैं बताऊं आपको, हिंदी में आप हर रोज इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका संबंध हिंदी ग्रामर का जहां तक संबंध है, थोड़ा विभक्ति जैसा रोल होता है और स्थान के हिसाब से शब्द में चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं। ये हिंदी में हम हर रोज करते हैं। जहां प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल होता है अथवा कॉमन नाउन का इस्तेमाल होता है, वहां ऐसा कोई बदलाव नहीं आता। जैसे अशोक महेश को सिखाता है, अशोक करता है, सिखाता है क्रियापद है और महेश कर्म है। अब आप इसको उल्टा कर दो, महेश अशोक को सिखाता है, तो यहाँ पहले कर्ता में भी अशोक था, दूसरे वाक्य में कर्म में भी अशोक है। पहले वाक्य में कर्म में महेश था, दूसरे वाक्य में कर्ता में भी महेश है। तो प्रॉपर नाउन में और कॉमन नाउन में कोई फर्क नहीं आता। फर्क आता है सर्वनाम में, प्रोनाउन, जो अभी हमने सीखे नहीं, मैं सिखाऊंगा आपको वो भी इसके बाद। लेकिन केस का संबंध नाउन से भी है, इसलिए मैं सोचा इधर ये स्लाइड दिखा देता हूं। मैं ये स्लाइड आपको प्रोनाउन में भी दिखा सकता था। अब देखो हिंदी में भी इसी तरह बदली होता है। मैं अशोक को सिखाता हूं, तो यहां आप देखेंगे कि मैं कर्ता यानी सब्जेक्ट के स्थान पे है, तो मैं आया। अब जब ये मैं कर्म में चला जाएगा, मैं अशोक को सिखाता हूं, अभी इसको उल्टा कर देते हैं, अशोक मुझे सिखाता है। देखो मैं का मुझे हो गया। हिंदी में हम इतनी साधारण तरीके से केस का उपयोग करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि शब्द बदली हो गया, मैं का मुझे हो गया। इंग्लिश में भी ऐसा होता है और उसकी सारी स्लाइड, सारी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे भी दूंगा और जब हम प्रोनाउन सीखेंगे उस वक्त दोबारा इसका रिवीजन करेंगे। अब देखो वाक्य की रचना मैंने सीरियल नंबर 1 से लेके 4 तक बड़ी 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 कर दी है, लेकिन इसके पहले सिर्फ ग्रामर की दृष्टि से आपको दिखाता हूं कि ग्रामर में इनको क्या कहते हैं। ये अगर आपको याद रहता है तो अच्छा है, नहीं रहता है तो स्पोकन इंग्लिश में आपको बीच में नहीं आएगा। सबसे पहले हम कर्ता देख लेते हैं। तो ये विभक्ति, ये केस क्या है? सब्जेक्ट केस है, जो पहली कॉलम में है, एक के बाद। सब्जेक्ट केस को ग्रामर की भाषा में नॉमिनेटिव केस कहते हैं। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने कहा है। अगर याद रखते हो अच्छी बात है, नहीं रहता है तो कोई बात नहीं। स्पोकन इंग्लिश में ये बिल्कुल बीच में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको आपका ग्रामर पक्का करना है तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि ग्रामर में इसको सब्जेक्ट केस नहीं कहते हैं, इसको नॉमिनेटिव केस कहते हैं। जहां तक क्रियापद का सवाल है, इसका कोई केस नहीं होता, क्योंकि मैंने बताया कि हम अब नाउन सीख रहे हैं। तो जब हम नाउन सीखते हैं तो क्रियापद का वहां होना जरूरी नहीं है, क्रियापद वहां हो ही नहीं सकता। इसलिए मैंने रेड फॉन्ट में लाल अक्षर में सारे क्रियापद दिखाए हैं। ये नाउन में नहीं आ सकते। सब्जेक्ट यानी कर्ता के बाद ऑब्जेक्ट आता है कर्म, तो वहां पे भी केस आएगा और कर्म वाले केस को एक्यूजेटिव केस कहते हैं, ऑब्जेक्ट केस को एक्यूजेटिव केस कहते हैं। फिर कुछ क्रियापद ऐसे होते हैं जिनके 2 कर्म होते हैं, जो सीरियल नंबर 3 में मैंने लिखा है। तो उसमें 2 कर्म आते हैं। तो जो कर्म क्रियापद को व्हाट, क्या शब्द पूछने से मिलता है,
वो मेन ऑब्जेक्ट है, प्रधान कर्म है वो। और जो जवाब हमें किसको, टू whom पूछने से मिलता है, वो गौण कर्म है। गौण कर्म को इंग्लिश में वैसे तो आप ऑब्जेक्ट कैसे कहते हैं, इंग्लिश में प्रधान कर्म को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, गौण कर्म को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और ग्रामर की भाषा में गौण कर्म को डेटिव केस कहते हैं। तो वाक्य के अंदर ये तीन मुख्य केस वाक्य रचना में बार बार आते रहते हैं, नॉमिनेटिव केस, एक्यूसेटिव केस और डेटिव केस। इसके अलावा और एक चीज होती है, वो है एपोस्ट्रोफी एस, जिसके बारे में कल टेलीग्राम पे मैंने एक स्लाइड रखी, शायद आपने देखी होगी। है जब हम पोजीशन दिखाना चाहते हैं, मेरी घड़ी, मेरा टेबल, मेरी किताब, मेरी पेन, और उसके आगे नाम लगता है, प्रॉपर नाउन लगता है, जीवित व्यक्ति का नाम लगता है, तो एपोस्ट्रोफी एस हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल में सीरियल नंबर 4 में एंड में दिखाया है, किरन्स बुक, तो इसको पॉजेसिव केस कहते हैं, ग्रामर की भाषा में जेनेटिव केस कहते हैं, और एपोस्ट्रोफी एस प्रोनाउन में नहीं लगता। मैं माइज बुक नहीं बोल सकता, मैं माय बुक बोलता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ सजीव व्यक्ति के नाम के साथ लगता है, किरन्स बुक, किरण की किताब। लेकिन अगर आप ये कहना चाहते हैं कि दरवाजे का हैंडल, तो दरवाजा निर्जीव है, आप डोर्स हैंडल नहीं बोल सकते। निर्जीव, कोई भी निर्जीव चीज के साथ और प्रोनाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं आता है। मैं इसकी सेपरेट स्लाइड आपको बताऊंगा बाद में दिखा के, लिख के। आज ऐसे ही आपको बता रहा हूं जब हम इस टॉपिक पे हैं तो। और किरन्स बुक को आप बुक ऑफ किरण उल्टा करके भी लिख सकते हैं, जो भी मैंने आपको लिख के दिया है वहां पे। तो ये केस है, फिर से देख लो। सब्जेक्ट केस मैं, ऑब्जेक्ट केस में मुझे, गाउन ऑब्जेक्ट में भी मुझे आ सकता है, और पॉजेसिव केस में मेरा। अब आप कहेंगे कि इंग्लिश कठिन भाषा है, हिंदी आसान है। ऐसा नहीं है। अब आप हिंदी की तकलीफ देखो, जो बाहर का आदमी हिंदी सीखता है, इसकी तकलीफ देखो आप। अगर मुझे कहना है कि ये मेरा बेटा है, तो मेरा बेटा। अगर अब मैं बेटी की बात करता हूं तो मेरा का मेरी हो जाता है, मेरी बेटी। अगर मेरे 3 बेटे हैं तो मेरे हो गए मेरा का। तो देखो, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे बेटे। हिंदी में इसको भी इन्फ्लेक्ट किया जाता है, डिक्लाइन किया जाता है। इंग्लिश में नहीं होता, इंग्लिश इजी है। माय सन, माय डॉटर, माय सन्स। तो कुछ जगह पे इंग्लिश आसान भी है कि जहां पे एडजेक्टिव जैसे शब्द है उसको इन्फ्लेक्ट नहीं किया जाता है। हिंदी में एडजेक्टिव को भी बदला जाता है, इन्फ्लेक्ट किया जाता है। दूसरा एग्जांपल देखिए, छोटा बच्चा, छोटी बच्ची। इंग्लिश में दोनों के लिए स्मॉल बॉय, स्मॉल गर्ल। स्मॉल को इन्फ्लेक्ट नहीं किया जाता, हिंदी में किया जाता है, छोटा बच्चा, छोटी बच्ची। ये हम डिटेल में और किसी दिन सीखेंगे इसके बारे में। जब मैं इस टॉपिक पे हूं तो एक छोटी और एक बात बता दूं कि जब मैंने इंग्लिश सिखाना शुरू किया वर्ब से लेके, तो स्वाभाविक है कि जैसे एक बिल्डिंग बनने की शुरुआत उसके फाउंडेशन से, नींव से होती है, इसी तरह मैंने बेसिक इंग्लिश से शुरुआत की है। और जो भी विषय मैंने लिया उसमें मैंने वही बात आपसे कही है जो बेसिक इंग्लिश में आती है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है मैं आपको और बात बताऊं जो मेरी अगली स्लाइड से थोड़ी अलग हो, क्योंकि मैं सारे लेवल्स का इंग्लिश आपको पहली, दूसरी, तीसरी सेशन में नहीं दिखा सकता। आपको भी भारी पड़ेगा, मुझे भी समझाना भारी पड़ेगा। तो हम पहले बेसिक इंग्लिश कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे जो बाकी की चीज है वो सीखेंगे। और हो सकता है हम उस वक्त
वापस बेसिक इंग्लिश पे जाएंगे और मैं दिखाऊंगा कि मैंने ये कहा था लेकिन इसमें यह भी हो सकता है। तो ये है केस, ये मुश्किल नहीं है, ये मैं और मुझे है और कुछ नहीं। आप देख लीजिए, इसलिए मैंने सारी स्लाइड हिंदी में बनाई है, इंग्लिश में नहीं बनाई। सब्जेक्ट में इंग्लिश में आई आता है और ऑब्जेक्ट में इंग्लिश में मी आता है। आई टीच अशोक, अशोक टीचिस मी, आई का मी हो जाता है, यहां भी मैं का मुझे हो जाता है। सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ शब्द याद रखने हैं। ये चीज जो मैंने यहां जो हिंदी में दिखाया, अब मैं आपको इंग्लिश में दिखा रहा हूं। सब्जेक्ट केस में मैंने सारे प्रोनाउंस ले लिए। सीरियल नंबर 1 में आई और उसका बहुवचन वी है। सीरियल नंबर 2 में सेकंड पर्सन यू है और सीरियल नंबर 3 में थर्ड पर्सन ही शी इट एकवचन में और बहुवचन में दे है। हेल्प और गिव दो क्रियापद लिए हैं। हेल्प में एक ही कर्म आता है और गिव में दो कर्म आते हैं। तो हेल्प में क्या आएगा, देखो मैं पूरा सेंटेंस आप ब्लू लाइन पे देखते जाओ क्योंकि हेल्प ब्लू कलर में है। आई हेल्प यू, आई हेल्प मी तो नहीं आएगा, मैं अपने आप को कैसे हेल्प करूंगा। हाँ, तो आपको जब सब्जेक्ट सीरियल नंबर 1 में है तो ऑब्जेक्ट 2 या 3 में से आएगा। आई हेल्प यू अथवा आई हेल्प हिम। अगर मैं कोई लड़के को मदद करता हूं जो मेरे सामने नहीं है, वो द्वितीय पर्सन नहीं है, थर्ड पर्सन है, तो हिम आएगा। लड़की है तो हर आएगा और बहुवचन है तो देम आएगा। तो इस तरह से आप ब्लू लाइन पे चलते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कैसे होता है। समझो, मैं आपके मतलब आप मेरे सामने खड़े हैं, मैं आपको सेकंड पर्सन की स्थिति में रखता हूं और आपके भाई को मदद कर रहा हूं, तो क्या होगा, ब्लू लाइन पे देखिए, आई हेल्प, अब लास्ट कॉलम में जाइए, योर ब्रदर, ये पॉसेसिव हो गया, योर ब्रदर योर सिस्टर। हिंदी में ये योर शब्द में भी हिंदी में गड़बड़ी है, तेरा भाई तेरी बहन, इंग्लिश में शांति है, योर ब्रदर योर सिस्टर। अगर मैं आपकी बात नहीं करता, अशोक की बात करता हूं, लेकिन आपके साथ बात करता हूं, मैं बोलता हूं फर्स्ट पर्सन, आप सुनते हैं सेकंड पर्सन, अशोक थर्ड पर्सन है, अशोक लड़का है तो मैं हिस कहूंगा। अब मैं अशोक के भाई की हेल्प कर रहा हूं तो क्या आएगा, आई हेल्प हिज ब्रदर, आई हेल्प हिज सिस्टर। तो इस तरह से ब्लू लाइन पे वाक्य बनता जाएगा। अगर आप रेड वाला क्रियापद लेते हैं जिसमें दो कर्म है तो आपको रेड लाइन पे चलना पड़ेगा। आई गिव, गिव को पूछो व्हाट, आप क्या दे रहे हो, जवाब मिलता है अ बुक, जो मैंने रेड फॉन्ट पे ऊपर लिखा है, आई गिव अ बुक। किसको, आपको, टू यू। किसको, अशोक को, टू हिम। किसको, मीना को, टू हर। तो आप इस तरह से आपका वाक्य चलेगा, आई गिव अ बुक टू यू, आई गिव अ बुक टू हर, टू हिम, टू देम। ये डेटिव केस है। तो इस तरह से इंग्लिश में केस है। ये थोड़ा याद रखने में आपको मुश्किल हो सकता है, लेकिन हम बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे और जब मैं टेस्ट पेपर लूंगा तो भी इसको मैं इंक्लूड कर लूंगा, शामिल कर लूंगा। ये सिर्फ प्रैक्टिस का सवाल है। हिंदी में भी इसी तरह होता है और मेरा ऐसा मानना है कि इंग्लिश शब्द हिंदी से भी सरल है, क्योंकि हिंदी में तेरा भाई तेरी बहन आता है, यहाँ ऐसा नहीं आता, इधर योर ब्रदर योर सिस्टर। तो एक बार आप पोजीशन कंठस्थ कर लेंगे, ब्लू और रेड फॉन्ट का फर्क समझ लेंगे तो ये बहुत ही आसान है। अब हम आज के टेस्ट पेपर पे आते हैं। 2-4 दिन मैंने आपको एक ही वाक्य में अलग अलग टेंस और आस्पेक्ट के वाक्य बनाने के लिए कहा था। अब हम इसमें थोड़ा बदलाव लाते हैं। जो शुरू के शब्द है मैं आपको समझा दूं, टू ड्रिंक यानी पीना,
मैंने आपको बताया था, दोबारा रिपीट करता हूँ, फिर बार बार रिपीट नहीं करूंगा। ड्रिंक के बाद जो पहला शब्द आएगा वो भूतकाल होगा, ड्रैंक, और दूसरा शब्द आएगा वो भूत कृदंत होगा, ड्रंक। कर्ता कौन है? सब्जेक्ट क्या है? मेरा लड़का। ऑब्जेक्ट क्या है? दूध। और हर रोज सुबह, एवरी मॉर्निंग। जो शब्द या दो तीन शब्द हमने ज्यादा पढ़े नहीं है और वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से भी नहीं है, तो उसका मैं फुल ट्रांसलेशन आपको दे दूंगा। तो मेरा लड़का, क्रियापद दे दिया सबसे पहली लाइन में, कर्म दे दिया दूध, और एवरी मॉर्निंग, हर रोज सुबह। आपको भविष्य काल के 3 एस्पेक्ट लिखने हैं इसके नीचे। जवाब कल सुबह या आज रात को देर से मिल जाएगा आपको। इसके बाद मैंने भाषांतर के लिए 4-5 अलग अलग वाक्य पसंद किए हैं। ये सारे वाक्य हमने आगे की स्लाइड में कवर किए हैं इस तरह के। तो आपको उसका भाषांतर करना है। इसका भी जवाब मैं दे दूंगा आपको, आप ट्राई करिए पहले। तो इसके साथ मैं आज का सेशन बंद करता हूं। हर रोज की तरह आप कोई भी वाक्य मेरे पास भाषांतर करवाना चाहते हैं, कोई भी शब्द का भाषांतर चाहते हैं, तो टेलीग्राम पे रखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा, प्रयत्न करूंगा उसका जवाब देने का, और जहां डिटेल में समझाना है तो समझा भी दूंगा आपको कि क्या है इसके पीछे। और सब्जेक्ट बहुत बड़ा है तो आने वाली सेशन में भी मैं इसको ले सकता हूं। तो थैंक यू वेरी मच। ओम शांति, and see you tomorrow evening. Thank you once again.